उपस्थित आप है मेरे साथ में एक ऐसी खबर पर चर्चा करने के लिए जिस खबर को आप और मैं आज इसलिए चर्चा में लेंगे क्योंकि हम लोग ना जितने भी ऑडियंस इस समय बैठे हैं वो उस समय कालखंड के हैं जिसमें हमने उपनिवेशवाद, साम्राज्यवाद ये किताबों में पढ़ा है, होते नहीं देखा। भारत 1947 में आजाद हुआ। आजादी के हम लगभग 80वें वर्ष में पहुंचने वाले हैं। ऐसे में हम में से अधिकांश जो इस समय बैठकर चर्चा कर रहे हैं वो लोग हैं जिन्होंने आजादी को अपनी आंखों से देखा नहीं। आजाद भारत में पैदा हुए लोग हैं। आजाद नहीं थे तब क्या थे? हम गुलाम थे। और जब गुलाम थे तब क्या थे? हम किसी के उपनिवेश थे। उपनिवेश क्यों थे? क्योंकि कोई ऐसा इंपीरियल आदमी था, साम्राज्यवादी ब्रिटेन का राजा या रानी था, जिसने भारत को अपना उपनिवेश बनाया हुआ था कि बेटा तुम पर राज हम करेंगे। और हम उस कालखंड में नहीं थे कि कोई राज करता है तो क्या होता है। हमने आजादी ली तो अब किताबों में ही हमने आजादी को पढ़ा है और अपने अंदर आत्मसात कर लिया है कि कुछ तो बढ़िया हुआ होगा। हालांकि आजकल एक नई बहस छिड़ती है कि गुलाम तो आज भी हैं हम लोग, क्योंकि पहले भी हम टैक्स देते थे, आज भी हम टैक्स देते हैं। लेकिन वहीं पर फिर हमें समझाया जाता है कि हमने टैक्स देने का जो फैसला है वो अपने द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों को दिया हुआ है। हम इस मायने में सॉवरेन हैं और इसी मामले में आजाद हैं। खैर चलो साहब, आजादी की बात आई। आजादी 1947 में आई, लेकिन उसका अगर कोई एक कारण खोजकर निकाले कि 1947 में आजादी का बड़ा कारण क्या था, तो सब बड़ा कारण था कि उससे जस्ट पहले ही सेकंड विश्व युद्ध खत्म हुआ था। 1939 से लेकर 45 के बीच में सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था और उस समय पर ब्रिटेन के हालात खराब हो गए थे। इतने खराब हो गए थे कि वो अपनी कॉलोनीज पर भी शासन करने की स्थिति में नहीं था। खुद अमेरिका का कर्जदार बन गया था। खुद के ऊपर अमेरिका का इतना कर्ज हो गया था ब्रिटेन और फ्रांस पर कि इन्होंने वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ की मदद से खुद को सरवाइव किया और वीटो पावर लेकर के यूएन में बैठ गए। बोले भाई थक गए, अब हम हमारा शासन हटाते हैं। यह कोई इत्तेफाक नहीं था कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में अकेला भारत ही आजाद नहीं हुआ था। जिस ब्रिटेन का शासन कभी सूर्य उदय से लेकर के सूर्यास्त तक हुआ करता था, वो सभी देश लगभग उसी कालखंड में 2-3 साल के भीतर आजाद हो गए। अर्थात ब्रिटेन ने भी कहीं ना कहीं अपने हथियार डाल दिए थे कि भाई हमसे ना हो पा रहा। क्यों नहीं हो पा रहा? बोले नहीं झेल पा रहे भाई, हम युद्ध में 6 साल के अंदर कंगला हो लिए। चलिए तो कोई बात नहीं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर भी हमने नहीं देखा, भारत की आजादी भी हमने नहीं देखी, आजादी से पहले का उपनिवेशवाद या साम्राज्यवाद भी नहीं देखा। लेकिन काफी दिनों बाद अब आप उस कालखंड को फिर से जीने जा रहे हैं जिसमें फिर से ऐसी ही चर्चाएं होने वाली हैं। आप में से बड़े ही सारे लोग बहुत सारे न्यूज चैनल्स पर वर्ल्ड वॉर 3 की हेडलाइंस देख देख करके उत्साहित रह लिए हैं कि वर्ल्ड वॉर 3 होगा, बस कब होगा नहीं पता। और बेचारा जो ठीकरा फोड़ रखा है वर्ल्ड वॉर 3 का, वो इन पर फोड़ रखा है, पुतिन के ऊपर। ये करेंगे वर्ल्ड वॉर 3। ये बेचारे करें कैसे? इनके साथ में कोई देश खड़ा तो हो ही नहीं पा रहा। वर्ल्ड वॉर के अंदर तो भाई पार्टनर्स का होना जरूरी है ना, बहुत सारे लोग एक साथ युद्ध करें तब जाके वर्ल्ड वॉर होता है। अकेला एक आदमी बहुतों से लड़ेगा तो वर्ल्ड वॉर क्या है? फिर तो वो सिंगल वॉर कर रहा है। तो ऐसे में इनके ऊपर अभी आप क्रेडिट मत बांधो कि वर्ल्ड वॉर 3 के ये करता धरता होंगे। तो बोले कौन होगा? बोले देखो, ये तो अपने यूक्रेन के मामले को लेकर निकले हैं। इन्हें तो अभी 1991 से पहले का सोवियत रूस मिल जाए वही बड़ी बात है। इनकी साम्राज्यवादी नीतियों में तो ये वापस से एकीकृत हो जाएं, यही इनके लिए बड़ी बात है। जैसे भारत के लिए पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस मिल जाए, वही हमारे लिए बहुत बड़ी बात फिलहाल के लिए है। हम अपनी बातों में तो मैप के अंदर इंडिया का पूरा मैप पीओके का लेकर दिखाते हैं, लेकिन वास्तविकता यह है कि एक बार वो कब्जे में तो आए, एक बार अक्साई चीन, चीन से लेकर हमारे हिस्से में तो आए, तब हम रियल में भारत की बढ़ती संप्रभुता का, बढ़ती ताकत का गर्व करेंगे। एग्जैक्टली ऐसे ही अब इस गर्व की जिम्मेदारी ले रखी है इन्होंने। अब ये कौन है? ट्रंप महाशय हैं। संता एंड बनता, ये असल में ट्रंप और एलन मस्क, इन्होंने सोशल मीडिया के जमाने पर कहर बरपा रखा है। मतलब लग ही नहीं रहा कि कोई रियल में अमेरिका का राष्ट्रपति बना है। लग ऐसा रहा है कि एक आदमी है जिसने एक प्लेटफॉर्म बना रखा है, उसका नाम है ट्विटर, और एक आदमी है ट्रंप जिसने बना रखा है ट्रुथ। ये दोनों भाई दिन भर में बस सुबह सुबह सस्ता नशा करते हैं और नशा करके अपने ट्वीट पर या फिर ट्रुथ पर कुछ ना कुछ लिख देते हैं और ले दपक के भाई साहब पूरी दुनिया के अंदर पूरे टाइम टॉपिक ऑफ डिस्कशन बने रहते हैं। इनका फायदा क्या है भाई? ये आदमी है बिजनेसमैन। ये आदमी बिजनेसमैन है, इसको अपनी कार बेचनी है, इसको इंटरनेट बेचना है, इसकी जितनी ब्रांडिंग होगी। आप अगर चर्चा में एलन मस्क जानते हैं, इंडिया के आप 2-4 उद्योगपतियों के नाम हटा दो तो बाकियों के नाम या मालिकों को आप नहीं पहचानते। इसी प्रकार से लेकिन अमेरिका का एक उद्योगपति जिसका एक भी प्रोडक्ट भारत में नहीं बिकता, बच्चा बच्चा इसका नाम जानता है।
क्यों? क्योंकि भाई कुछ तो ये मचा रहा है। मचा क्या रहा है? ये नचा रहा है। किसको नचा रहा है भाई साहब? इनको नचा रहा है। क्यों? क्योंकि जब ट्विटर इनका नहीं था उस समय इनको ट्विटर से भगा दिया गया था, तो ये ट्रुथ नाम से अपना एक एप्लीकेशन बना लिए, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म बना लिए। ये सुबह उठते हैं और बढ़िया से जाकर उस पर कुछ भी पीक दान कर देते हैं, और उस दान के बाद में वो सुर्खियां बन जाता है। दोनों ही बिजनेसमैन आदमी हैं, इनका अपना बड़ा एम्पायर है, बड़ा व्यापार चलता है, बहुत सारे इंडस्ट्रीज और बहुत सारा इनका मल्टी स्टोरी बनाने का काम, कंस्ट्रक्शन का काम, होटल इंडस्ट्री का काम है। पूरा परिवार लगा है धन कमाने में। तो दो बड़े उद्योगपति हैं, दोनों को पता है कि पब्लिक रिलेशंस का और पीआर स्टंट का क्या फायदा होता है। दमादम इनके द्वारा कुछ ना कुछ ऐसा मसाला छिड़का जाता है जिसके बाद पूरी दुनिया इन्हीं की चर्चा करती है। तो चलिए आज इन्हीं की चर्चा में हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। लेकिन इनकी चर्चा जब बहुत बड़े सुर्खियों में निकले और यह निकल कर आए कि इनके खिलाफ इनके बयानों से हो सकते हैं, तो भाई साहब मसाले में और आनंद की प्राप्ति होती है। और मसाला किस बात का है? तो ट्रंप भाई साहब ने हाल ही में जिस तरह के बयान दिए हैं, ग्रीनलैंड को लेकर के जो बयान दिए हैं, पनामा को लेकर जो बयान दिए हैं, कनाडा को लेकर जो बयान दिए हैं, पहली बार उनके खिलाफ आकर फ्रांस का बयान आ गया है। बोले बहुत हो गया तुम लोगों का मसालागिरी, अभी तक तुम प्रेसिडेंट इलेक्ट हो, तुम्हारी बात को सीरियसली अमेरिका वाले तो तब से लेंगे जिस दिन तुम शपथ ले लोगे। उससे पहले तुम तो यही कह रहे हो हम तो प्रेसिडेंट नहीं थे, हम तो प्रेसिडेंट इलेक्ट थे, बीइंग ए ट्रंप हम तो अभी कुछ पावर रखते ही नहीं है। ये तो मेरे निजी विचार हैं, मैं अपने सरकारी विचार उस दिन रखूंगा जिस दिन मैं राष्ट्रपति बन जाऊंगा। तो इन भाई साहब के अभी सरकारी विचार तो है नहीं, तो इनके जो विचार है ना वो इनके अपने विचार हैं। अभी ये इस बात को किसी को नहीं बता रहे, लेकिन सुर्खियां बिल्कुल ऐसे ही बटोर रहे हैं कि ट्रंप एज ए प्रेसिडेंट ऐसे बोल दिए। इनके किसी भी बयान का कोई मतलब नहीं है जब तक ये राष्ट्रपति नहीं बन जाते। ये राष्ट्रपति बनकर भी ये बयान दें तो इसका कोई मीनिंग निकलेगा, लेकिन कब तक दुनिया इनको झेले? इस बात से निपटने के लिए भाई साहब अब इनके खिलाफ यूरोप का एक देश निकलकर आया है और उसका नाम है फ्रांस। और फ्रांस के नेता इमानुएल मैक्रोन, उनके विदेश मंत्री बोले हैं कि ग्रीनलैंड कोई हलवा है क्या जो तुम ले लोगे? अब ये क्या कहानी है भाई? असल में डोनाल्ड ट्रंप के बेटे जूनियर ट्रंप इस समय ग्रीनलैंड की यात्रा पर हैं। वहां के लोगों के बीच में रह करके पूछ रहे हैं कि अमेरिका में आओगे तो कैसा लगेगा? वो लोग कह रहे हैं सर बहुत अच्छा लगेगा, हम भी अमेरिकी हो जाएंगे। और बहुत सारे इलीगल जो डोंकीज हैं, डोंकी रूट से जाने वाले जो लोग हैं दुनिया भर के, वो सोच रहे हैं कि बहुत बढ़िया, चलो जाकर ग्रीनलैंड पर ही रह लेते हैं, एक दिन तो वो अमेरिका का हो ही जाना है। कुछ लोग कह रहे हैं कनाडा में घुस जाओ, 51वां स्टेट बन जाएगा। ऐसे में इन सब बातों के बीच में ये निकल आते हैं। अच्छा, इनका निकलना लाजमी है। देखो अमेरिका ताजा ताजा अमीर आदमी बना है, ये लोग हैं सदियों से अमीर आदमी। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत ये हुई कि ये युद्ध वुद्ध में बर्बाद हो लिए, लेकिन हैं भाई साहब ये नवाब। नवाब क्यों कह रहा हूं मैं? इन्होंने विरासतों में यही हालात तो देखे हैं। फ्रांस ने लंबी समय तक दुनिया पर राज किया, जहां ब्रिटेन का नहीं था वहां फ्रांस का था। दोनों में संघर्ष ही इसका था कि इस पर कब्जा मैं करूंगा कि तू करेगा। इस आधार पर ब्रिटेन और फ्रांस ने यूरोप से निकलकर दुनिया के बहुत से देशों को उपनिवेश बनाया था। लेकिन क्या करें, दोनों की जो बढ़ती हुई साम्राज्यवादी एस्पिरेशंस थी उसी के चलते झगड़ लिए थे और झगड़ के बर्बाद हो लिए थे। दो बिल्लियां झगड़ रही थी, एक बंदर लेकर रोटी भाग गया और उसका नाम इस समय अमेरिका है। तो अमेरिका जो बंदर बैठ करके बिल्लियों को चिढ़ा रहा है कि देखा अब तो मैं ये भी लूंगा, अब मैं ये भी लूंगा, इस पर ये भड़क गए कि अबे रुको, क्या लोगे तुम? हमको भलके में मत लो, अभी भी हम जिंदा हैं। तो भाई साहब ये जो जिंदा वाली लाइन पर बाहर निकले हैं, इन्होंने धमका दिया है। फ्रांस ने डोनाल्ड ट्रंप को कह दिया है कि देखो अगर तुमने ऐसा किया तो यूरोपियन यूनियन तुम्हारे खिलाफ हो जाएगी। बोले क्या बात कर रहे हो? पूरी यूरोपियन यूनियन को तो अमेरिका पालता है, तुम हमारे खिलाफ? मेरी बिल्ली मुझको म्याऊ, बोल पड़ा ये बंदर। ऐसे में बात यह है कि क्या सारी बिल्लियां बंदर को जमीन पर आने देंगी, अर्थात क्या अमेरिका को ग्रीनलैंड लेने देंगी या नहीं? असली मसला अब यही है। तो कुल मिलाकर के अभी जो डोनाल्ड ट्रंप नवनिर्वाचित, या फिर यह कहा जाए कि जो प्रेसिडेंट इलेक्ट हैं, वो तो फुल फॉर्म में बैटिंग कर रहे हैं। बैटिंग में उनके पास ग्रीनलैंड का सपना है, तो कनाडा का सपना है, तो पनामा कैनाल का सपना है, और वो तो भाई साहब मेक अमेरिका ग्रेट अगेन पर, मागा पर निकले हुए हैं। हमने इन सभी विषयों के ऊपर आपको सेशंस में बताया है
कनाडा को कैसे कब्जाएंगे, कैसे किसको ग्रीनलैंड को लेंगे, इस पर सब पर लिया है। और भाई साहब अभी तो यह आदमी शपथ नहीं लिया है, और शपथ नहीं लिया है उससे पहले इतना चरस बो दिया है। तो आप विचार कीजिए, जिस दिन ये शपथ ले लेगा तो क्या होगा। आप पूछेंगे कैसे चरस बो दिया। भाई साहब हालात ये हैं कि ट्रूडो इस्तीफा दे दिया है भाई, 20 तारीख आई नहीं है, उससे पहले ट्रूडो सीट छोड़कर भाग गया है। इनके बयानों के चलते ट्रूडो ने कहा अपन नहीं रहेंगे भाई कनाडा के प्रधानमंत्री। ये आदमी आ गया तो कह देगा कि 51वें हुए तुम तो, अब चलिए काउंटिंग बढ़ रही है, अब तक 56 से 51 तक तो पहुंच गए हैं, 56 की काउंटिंग बाकी है। तो ऐसे में इनके डर के चलते ये भाग लिया, और हमने इस पर सेशन भी किया। कनाडा से इस्तीफा ट्रूडो देकर निकल चुके हैं। इनका भाई साहब अभी भी राग जारी है, और इन्होंने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी 7 जनवरी को। इनसे पूछा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि सर एक बात बताइए, आपने ग्रीनलैंड लेने के बारे में कहा था, क्या आप वाकई में ग्रीनलैंड को लेना चाहते हैं क्या। इनने कहा लेना चाहते हैं, हम उसको लेने के लिए सेना का उपयोग भी कर सकते हैं। भाई साहब लोग इन्हें अब तक लाइटली ले रहे थे। इनके इस बयान ने सनसनी फैला दी। बोले यार पहले तक तो लग रहा था कि सोशल मीडिया का यह आनंद ले रहा है, लेकिन जिस तरह की ये जो बात कर रहा है वो बड़े सीरियस नोट पर है। इन्होंने कहा कि डेनमार्क शुड गिव इट अप फॉर द फ्री वर्ल्ड, दुनिया को मुक्त रखना है तो डेनमार्क को ग्रीनलैंड छोड़ देना चाहिए। भाई साहब जो ग्रीनलैंड है ना, ये एक ऑटोनॉमस यूनिट की तरह से डेनमार्क से जुड़ा हुआ है। ये कहिए कि यूरोप का हिस्सा है ग्रीनलैंड, लेकिन वो पड़ता है नॉर्थ अमेरिकी कॉन्टिनेंट में। डेनमार्क का शासन है ग्रीनलैंड पर। तो इन्होंने ग्रीनलैंड को धमकाते हुए कहा, डेनमार्क को धमकाते हुए कहा कि बेटा तुम इस पर से छोड़ दो, तुमसे ना हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा। बोले तुम्हारे इस ग्रीनलैंड पर चाइना के और रशिया के जहाज आकर ठहर रहे हैं, और ऐसे में मैं नहीं चाहता कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड मुसीबत बने। बेहतर है कि तुम छोड़ दो और हम इस पर कब्जा कर लें। कुल मिलाकर के अगर तुम ऐसा नहीं मानते हो तो बेटा डेनमार्क तुम पर इतने कर ला देंगे, इतने कर ला देंगे कि भूल जाओगे कि करना कहां से है। बस यही पूरी कहानी इन्होंने बना दी है। कुल मिलाकर ग्रीनलैंड के ऊपर अमेरिका की जो टाइट नजर है वो सबके सामने आ चुकी है। अब एक बार ग्रीनलैंड को फिर से देख लो। हालांकि हमने अपने पुराने सेशंस में आपको जिक्र कर दिया था। देखो ये रहा अमेरिका, इसके उत्तर में रहा कनाडा, और इससे उत्तर में रहा ग्रीनलैंड। देखिए ग्रीनलैंड जो है ना, कॉन्टिनेंट वाइज अगर दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, एशिया, और कौन सा बच गया, हाँ अफ्रीका, और बच गया अपना ऑस्ट्रेलिया, और बच गया अंटार्कटिका। तो ऐसे में अमेरिका जो है उसके साथ ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड जो है वो नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, लेकिन इसके ऊपर कब्जेदारी किसकी है, यूरोप की है। यूरोप में कौन से देश की है, डेनमार्क की है। डेनमार्क कहां बैठा है, डेनमार्क कहीं यहां दबकर बैठा है। इसने कब्जा कर रखा है दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड पर। अमेरिका वाले इस पर नजर क्यों डालकर बैठे हैं, क्योंकि अमेरिका के ये बहुत नजदीक भी है। जनसंख्या यहां पर मुश्किल से 50,000 की है, और यहां पर बड़ी मात्रा में मिनरल्स पाए जाने की संभावना है। अब उन मिनरल्स को देखते हुए अमेरिका की तो यहां पर नजर गड़ी है, क्योंकि एलन मस्क को लगता है कि वो यहां से रॉ मटेरियल निकालकर, रेयर अर्थ मटेरियल निकालकर टेस्ला के लिए गाड़ियों के अंदर मिनरल्स का उपयोग कर लेगा। भविष्य में इन रेयर अर्थ मेटल्स का ही काम चलेगा, क्योंकि आने वाली दुनिया जो है वो तेल से आगे मूव कर गई है, वो बिजली पर शिफ्ट हो रही है, और बिजली के लिए बैटरी का यूज बहुत जरूरी है, और वो ग्रीनलैंड में प्रचुर मात्रा में सामान है जिनकी आवश्यकता है। चाइना वाले और रशिया वाले ग्रीनलैंड में पहले ही जहाजों को लंगर लगा के बैठे हैं, क्योंकि ग्रीनलैंड एक तरीके से किसके भी कब्जे में नहीं है, आर्कटिक क्षेत्र में है। डेनमार्क का कब्जा बड़ा ही शून्य टाइप का कब्जा है। तो भाई साहब अमेरिका का कहना है कि देखो मुद्दा यह है कि मुझे यह क्षेत्र चाहिए, क्योंकि अगर मैं इस क्षेत्र को खाली छोड़ देता हूं तो मैं अपने दुश्मन को अपने सिर पर बिठा लेता हूं। ऐसे में नाटो का हिस्सा होने वाला ग्रीनलैंड, जो अमेरिका की सरपरस्ती में अपने आप को अब तक सुरक्षित महसूस करता था, अब वो अमेरिका के ही काल का ग्रास बन रहा है। आप देखें तो अमेरिका से 5,000 किलोमीटर दूर जगह पर भी अमेरिका अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। उसका मानना है कि अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड अगर गलती से चाइना और रूस के कब्जे में चला गया तो यह हमारे लिए एक बड़ी चुनौती हो जाएगा, इसलिए यह हमें चाहिए। अब चाहिए क्यों, वो
दुनिया को पता है, लेकिन ये अपने लिए 5000 किलोमीटर दूर भी थ्रेट देखते हैं और इस थ्रेट को कंप्लीट करने के लिए जिस डेनमार्क का ये हिस्सा है उसे अपने कब्जे में करना चाहते हैं। तो साहब इन्होंने जब इस तरह की बात करी कि साहब आप यहां पर मतलब ये काम करने वाले हैं क्या, मतलब डेनमार्क के ऊपर आप अपनी तरफ से कोई सैंक्शन लगाने वाले हैं क्या, सेशन यहां पे डेनमार्क के ऊपर क्या आप कोई हमला करने वाले हैं क्या, इन्होंने कहा मैं दोनों ही चीजों से मना नहीं कर सकता। यार पत्रकारों के सामने इस तरह की बात करना, जिस आदमी ने अभी तक शपथ नहीं ली है, इसके इस सीरियस नोट पर बोलने पर लोगों को चिंता होना लाजमी है। अमेरिका की दिलचस्पी सबको पता है, क्यों? क्योंकि यहां पर ऑलरेडी अमेरिका में ग्रीनलैंड के अंदर पिटूफिस करके एक स्पेस बेस है जो अमेरिका ने ऑलरेडी बना रखा है। रक्षा क्षेत्र में उसने अपनी सारी चीजें बना रखी हैं। यहां पर यह अपने आप को रोककर अपनी बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाएं, जो साम्राज्यवादी सोच है, क्योंकि अमेरिका ने अभी तक किसी देश पर इस तरह कब्जे नहीं किए जैसे ब्रिटेन और फ्रांस ने किए थे। यह कब्जा करने की जो नीति है यह अमेरिका अब विकसित कर रहा है कि भाई हमें यह जगह चाहिए। अब इसकी इसी महत्वाकांक्षा को पूरा करते हुए इनके जो बेटे हैं डोनाल्ड जूनियर ट्रंप, वो पहुंच जाते हैं ग्रीनलैंड और पहुंच करके वहां की जनता से मुलाकात करते हैं। जनता से मुलाकात करते हैं, तस्वीरें खिंचवाते हैं। इनका पहुंचना वहां होता है तो वहां की जनता यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के बेटे के लिए वहां की जनता स्वागत में उमड़ आती है और कहती है कि सर हम तो खुद चाहते हैं कि अमेरिका और विशाल बने और हम उसका हिस्सा बने। ये सब वही हैं जो कि कभी डोंकी बनकर ग्रीनलैंड पहुंच गए होंगे कि एक दिन तो अमेरिका की नजर हम पर पड़ी होगी। भाई साहब इन सब ने इतनी खुशी दिखाई डोनाल्ड ट्रंप को कि सर हमें भी ले लीजिए ना, हमें भी अपना हिस्सा बना लीजिए ना। तो इस तरह से ये लोग खुश होते हैं। बेटा अपने बाप को स्पीकर मिलाकर कॉल करता है, स्पीकर से कॉल सुनाता है आसपास बैठी जनता को कि देखो पिताजी तुम सबसे मिलकर कितना खुश होंगे। तो ये वॉइस कॉल सुना रहा है, अपने पिताजी से बात करवा रहा है कि पिताजी जनता बड़ी खुश है, कहें तो मिला लें। बोले हाँ बेटे कह दो कि हम जल्दी ही अमेरिका को ग्रेट बनाएंगे, इनसे कह दो। यह आम जनता बैठी है आसपास जो बड़ी खुश हो रही है, मागा मागा कर रही है। ऐसे में यहां पर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि मेरा बच्चा गया था आज वहां पर, डोनाल्ड जूनियर ट्रंप गए थे और हमारे साथ कुछ रिप्रेजेंटेटिव गए थे, बड़ा ही मजा आ गया। इनक्रेडिबल लोग हैं और बढ़िया से वो चाहते हैं कि अगेन अमेरिका ग्रेट बने और साथ ही साथ में ग्रीनलैंड ग्रेट बने, हम यही चाहते हैं। भाई साहब इनके बेटे के द्वारा दी गई तस्वीरें इस समय मार्केट पर छाई हुई हैं। इनको पुराने दिन याद आ गए कि अभी हम जिंदा हैं, हम फ्रांस हैं, हमारा कभी दुनिया पर कब्जा था और कम से कम और कुछ नहीं तो हम यूरोपियन यूनियन को तो भड़का ही देंगे। भाई साहब इनकी तरफ से इनके विदेश मंत्री बोल पड़े। सोर्स है टेलीग्राफ जिसमें यह कहा गया कि यूरोपियन यूनियन वॉन्ट टॉलरेट, हम सब बर्दाश्त नहीं करेंगे, 27 देशों का समूह बर्दाश्त नहीं करेगा अगर अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जे की सोचता है। फ्रांस ने कहा कि यूरोप एक स्ट्रॉन्ग कॉन्टिनेंट है और वॉन्ट बी इंटिमिडेटेड, इट्स वार्निंग ट्रंप अगेंस्ट थ्रेटनिंग द ब्लॉक सॉवरेन बॉर्डर। और अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो हम आपको धमका रहे हैं। फ्रेंच फॉरेन मिनिस्टर नाम है जिनका बैरेट, उन्होंने फ्रांसीसी रेडियो पर कहा, क्या कहा? देयर इज ऑब्वियसली नो क्वेश्चन दैट द यूरोपियन यूनियन वुड लेट अदर नेशन ऑफ द वर्ल्ड अटैक इट्स सॉवरेन बॉर्डर हुएवर दे आर। चाहे वो कोई भी हो, हम किसी को भी अपनी सीमाओं पर हमला नहीं करने देंगे। बेचारा डेनमार्क अभी तक कुछ नहीं बोल पाया है। ये सब वो लोग हैं जो अति आनंद में और रेस्ट में चले गए हैं। इन्हें लगता था कि अमेरिका की सरपरस्ती में खुश रहेंगे, लेकिन यही अमेरिका जब इन्हें खाने चला आया तो अब इनको कॉर्नर्स नहीं दिखाई दे रहे कि कहां जाकर मुंह छिपाएं। इन्होंने अमेरिका के साथ रहकर खुद को रूस से बचाया था, लेकिन आज अमेरिका इनको खाने चला आया तो इनके मुंह से एक जबान शब्द नहीं निकल पाया। ये बार बार कहते रह गए कि नहीं हम सॉवरेनिटी की रक्षा करेंगे। बोला तो फ्रांस बोला, क्योंकि उसके अंदर वो जज्बा था दुनिया के देशों पर कब्जा करने का, तो वो निकला और निकलकर बोला कि हम अपने किसी भी बॉर्डर पर कब्जा नहीं होने देंगे, चाहे कोई भी क्यों ना हो। भाई साहब ग्रीनलैंड की राजधानी न्यूक से जनता की बातों को सुनकर ग्रीनलैंड के जो कार्यवाहक प्रधानमंत्री हैं वो कहे कि हम कोई बिकाऊ राष्ट्र नहीं हैं जो किसी के कहने पर बिक जाएं। हम अपने पड़ोसियों को याद दिला दें कि हम व्यापार के लिए तो खुले हैं, कब्जे के लिए नहीं खुले हैं। कोई बात नहीं साहब, यूरोपियन यूनियन की भी कमजोरी जान ही लीजिए। 27 देशों का समूह यूरोपियन यूनियन ब्रिटेन को तो साथ रख नहीं पाया, इनके बीच में तो खुद ही कलेश मचा पड़ा है। उनमें सबसे पावरफुल रह गया केवल फ्रांस और जर्मनी।
नहीं। अब ये 27 देशों का ब्लॉक तो है, लेकिन इसके पास कोई सुरक्षा की ज्यादा जिम्मेदारी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब नाटो के सदस्य हैं। नाटो बोले तो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें अमेरिका ही इन सब की रक्षा की जिम्मेदारी लेकर चलता है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे भारत के अंदर जब ब्रिटिशर्स आए थे तो उन्होंने हमारे बहुत से राजाओं से सहायक संधि की थी, और उस सहायक संधि में उन्होंने कहा था कि हम तुम्हारे ऊपर किसी और का हमला नहीं होने देंगे, बेफिक्र रहो, मस्त रहो, विलासिता भूतो। तो अमेरिका ने भी वैसे ही इन यूरोपियन कंट्रीज के साथ विलासिता की जिम्मेदारी के लिए कहा कि बेटा आनंद लो, किसके लिए मेहनत करना है, हम है ना तुम्हारे साथ, तुम सुरक्षित हो, मैं तुम्हारे ऊपर हमला होगा तो बचाने चला आऊंगा। लेकिन क्या हुआ? लेकिन यही हुआ जो ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ यहां किया था। राजाओं को पहले तो यह बताया कि तुमको सेना रखने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा, और बाद में ब्रिटेन ने उन्हीं देशों से कहा अब तुमको मैं खाऊंगा भाई साहब, और उन्हीं राजाओं के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया था। अगर आपको याद हो तो वेलेजली की सहायता संधि बहुत ज्यादा पढ़ाई जाती है आधुनिक भारत के इतिहास में, कि कैसे राजाओं को पहले इस तरह से रखा और बाद में उठाकर उन्हें मर्जर में डाल दिया कि तुम पर ब्रिटेन का कब्जा होगा। अमेरिका ने भी वही करने का तो सोचा है। पहले ब्रिटिशर्स की तरह ही इन्होंने सारे यूरोपियन यूनियन देशों को नाटो की शक्ति दी। 32 देशों की तरह तुम पर कोई हमला करेगा तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और रक्षा करने के नाम पर अब इन्हीं के क्षेत्र पर हमला करने की तैयारी अमेरिका कर रहा है। मैं आपको याद दिला दूं कि ट्रंप कोई बेवकूफ आदमी नहीं है। उन्होंने पहले ही इस नाटो से बाहर होने की धमकी दे दी थी। यह पुराना न्यूज है, दिसंबर 8 2024 का। ट्रंप 5 अगस्त 6 नवंबर को चुनाव जीतकर आ चुके थे, और इन्होंने आते ही 1 महीने के अंदर यूरोपियंस को बता दिया था कि बहुत हुआ तुम्हारा सम्मान, ज्यादा बकवास किए तो मैं नाटो छोड़ दूंगा। तुम्हें याद हो, मेरे साथियों को याद हो, तो मैंने आप लोगों को ना ये सेशन में बताया भी था, और इसने इन लोगों को धमकाते हुए कहा था कि तुम सबकी जिम्मेदारी मैं क्यों ढोऊं, तुम्हारे हिस्से का पैसा नाटो पर मैं क्यों खर्च करूं। ऐसे में इनका बयान कितना मायने रखता है, यह देखना होगा कि यूरोपियन यूनियन इनके साथ आती भी है कि नहीं। क्या यूरोपियन यूनियन अब हथियारों की रेस में दौड़ेगी? क्या नाटो का भविष्य आने वाले समय में संकटग्रस्त होगा? क्योंकि ट्रंप का तो फ्यूचर प्लान फिक्स है और वो करके रहेंगे, ये तय मानकर आप चलिएगा। ये कोई मजाक नहीं हो रही है। वो जो कर रहे हैं उनके दिमाग में साम्राज्यवाद के बीज हैं और वो उस तरह से आगे बढ़ेंगे। अभी मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूं। ट्रंप यही नहीं रुके, उन्होंने पनामा कैनाल की क्या कहानी है? पैसिफिक ओशियन को अटलांटिक ओशियन से जोड़ने वाली एक कैनाल है पनामा कैनाल, जो कि अमेरिका के दक्षिण में पनामा नामक देश से होकर गुजरती है। देखिए क्या है कि अमेरिका बहुत बड़ा देश है, उसके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक जमीन से जाओगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो यहां से पानी से होकर के यूं निकलकर जाया जाता है। लगभग अमेरिका का 40% ट्रेड, खुद अमेरिका का, यहां पनामा नामक कैनाल से होकर गुजरता है। पनामा कैनाल पनामा नामक देश में है, और इस पनामा कैनाल की वजह से सैन फ्रांसिस्को से अगर किसी को न्यूयॉर्क जाना हो तो 8,370 किलोमीटर की दूरी तय करेगा और तय करके अपना कंटेनर पहुंचा देगा। 40% अमेरिका के कंटेनर, दुनिया के व्यापार का 2.5% हिस्सा इसी पनामा कैनाल से गुजरता है। 82 किलोमीटर की पनामा कैनाल है और यह पनामा नामक देश में है। ये सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज हैं। ट्रंप यही नहीं रुके, ट्रंप ने साफ कहा कि देखो अगर मैं आया तो मैं पनामा कैनाल, आया क्या, वो तो आ ही गए, तो भाई मैं इस पनामा कैनाल को अपने कब्जे में लूंगा। बोले क्यों कब्जे में लोगे भाई? बोले देखो पहले भी ये पनामा कैनाल अमेरिका के पास ही हुआ करती थी। अमेरिका ने 1977 तक इसको अपने पास ही रखा था। वो तो राष्ट्रपति हुए कार्टर, उन्होंने इसे पनामा को सौंप दिया कि ये रखो तुम्हारे पास। लेकिन जैसे ही सौंपा, अब चाइना वाले बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत पनामा कैनाल पर कब्जा करने का प्रयास कर रहे हैं। और तो और पनामा जिस नहर को बनाकर हमने सौंपा वो हमसे ही टैरिफ वसूल रहा है, उस क्षेत्र में हमसे पैसा वसूल रहा है। ऐसे में पनामा जो कि इतने सारे सेंट्रल अमेरिकन कंट्रीज के दक्षिण में है, इसकी इतनी हिम्मत कि हमसे पैसा मांगेगा, चीन से मिलकर हमारे खिलाफ बयानबाजी करेगा, इस पर हम कब्जा करेंगे। और साथ में यह भी बताया कि यहां से थोड़ा उत्तर की तरफ कुछ देश हैं जैसे निकारागुआ, यहां पर रशिया वाले और चाइना वाले मिलकर के एक कैनाल बनाना चाह रहे हैं। बोले तुम लोग भी चुप हो जाना, नहीं तो तुमको भी घसीटा जाएगा। तो भाई साहब रिसेंट डेज में अमेरिका को इन सेंट्रल अमेरिकन छोटू मोटू कंट्रीज से
चिंता हो रही है कि कल को अमेरिका की सुरक्षा में यह बड़ी दिक्कत खड़ी कर सकते हैं। देखो एक बात समझो, आज भारत का बहुत सारा पैसा जो डिफेंस में खर्च हो रहा है, हम किसी दूसरे देश पर हमला करने में खर्च करने के बारे में विचार नहीं करते हैं। हमारा असली पैसा तो हमारे ही बॉर्डर्स की सुरक्षा में खर्च हो रहा है, लेकर के पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ बाद में चाइना, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये वो देश हैं, म्यांमार, ये सब वो देश हैं जिनसे हमको अपने बॉर्डर्स, मालदीव से भी अब तो टेंशन होती है, तो इन सब से हमको अपने बॉर्डर सुरक्षित करने में ही ज्यादा संघर्ष करना पड़ रहा है। अमेरिका का ऑलरेडी दो ही देशों से बॉर्डर टच होता है, कनाडा से और मैक्सिको से, तो पहले इसने अपने आप को सुरक्षित किया हुआ है, दो ही देशों से है और दोनों से बढ़िया व्यापार है। लेकिन इसे समझ में यह आता है कि ब्रिटेन ने दुनिया पर राज कैसे किया था, तो उसके पीछे का जो बहुत बड़ा कारण था वो था ब्रिटेन की स्ट्रेटेजिकल लोकेशन। एज एन आइलैंड ब्रिटेन जहां था, वो देश ही अपने आप में आइलैंड की तरह है, चारों तरफ पानी है, दुश्मन कोई नजदीकी है नहीं, लड़ना है सबसे बाहर जाकर के, खुद के बॉर्डर पर पैसा खर्च नहीं करना। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप वैसा ही सोचते हैं कि बेटा पनामा हमारा नीचे दक्षिणी किनारा हो और ऊपर हमारा ग्रीनलैंड उत्तरी किनारा हो, हमारा किसी से बॉर्डर साझा ना हो, तो अमेरिका वैसे ही ग्रेट रहेगा जैसे ब्रिटेन ग्रेट था। जैसे ग्रेट ब्रिटेन होता है ऐसे ग्रेट अमेरिका होगा, यह ट्रंप का सोचना है। तो क्या ऐसे में कनाडा को भी साथ ले लेंगे? अजी हां, ये कनाडा को भी साथ लेने का प्लान आउट कर चुके हैं कि देखो बात ऐसी है कि भाई मैंने एक एक करके सबको लेना है। इन्होंने हाल ही में फिर बयान दिया, कल के इनके बयान भाई सुर्खी बने हुए हैं। इन्होंने कहा कि जो मैक्सिको है ना, उसकी एक खाड़ी है गल्फ ऑफ मैक्सिको, उसको गल्फ ऑफ मैक्सिको ना कहो, उसे गल्फ ऑफ अमेरिका कहो। देखो साहब, ये रहा नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के नीचे ये जो छोटा सा किडनी जैसे आकार का गल्फ है ना, इसका नाम गल्फ ऑफ मैक्सिको है, क्योंकि इसका एक हिस्सा मैक्सिको से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको गल्फ ऑफ मैक्सिको कहते हैं। अमेरिका इस गल्फ ऑफ मैक्सिको को गल्फ ऑफ अमेरिका नाम दे रहा है। ट्रंप ने कहा इसका नाम गल्फ ऑफ अमेरिका रखेंगे और ये बड़ा ब्यूटीफुल दिख रहा है। इनका बयान है भाई बाकायदा कि ये बहुत अच्छा लग रहा है, व्हाट ए ब्यूटीफुल नेम, गल्फ ऑफ अमेरिका। और इन्होंने प्लानिंग करके बता दिया कि मैं इस गल्फ का नाम गल्फ ऑफ अमेरिका रखूंगा। अब देखो अमेरिका की अपनी महत्वाकांक्षाएं क्या हैं कि कनाडा हमारा 51वां राज्य, ग्रीनलैंड हमारा हो ही जाएगा, नीचे गल्फ ऑफ अमेरिका, तो यहां से लेकर यहां तक पूरा पूरा क्षेत्र अमेरिका हो गया। बचा क्या? मैक्सिको। अब मैक्सिको के अंदर पहले ही बहुत दरिद्रता है, इसको लेना है या नहीं लेना है ये इनका अगला हेडेक है। यहां तो दीवार ट्रंप ने पहले ही खिंचवा दी, तो यहां से ऊपर का मामला भी इनका हो गया, तो अमेरिका तो वैसे ही ग्रेट हो गया, जस्ट लाइक ग्रेट ब्रिटेन जिसने आयरलैंड के साथ थोड़ा सा बॉर्डर साझा किया हुआ है, नॉर्थ आयरलैंड और आयरलैंड के बीच में, बोले इतना सही बॉडी टच होती है, बाकी तो हम सेफ हैं। ऐसे ही इस थॉट के साथ अगर ये सब एक हो गए तो अमेरिका तो ग्रेट हो गया। यही ट्रंप बार बार बोल रहे हैं। और इन्होंने कहा कि मैक्सिको के तो हालात हम वैसे ही खराब कर देंगे, उस पर 200% टैक्स लगा देंगे। तो लोग भाई साहब आनंद लेने लगे कि आने वाले समय में कनाडा का नाम हो जाएगा कैमरिका, अमेरिका के नाम पर इसका नाम कैमरिका, मैक्सिको का नाम हो जाएगा अमेरिको, गल्फ ऑफ अमेरिका है ही, ऐसे ही पनामा का नाम हो जाएगा अमेरिका नामा, ऐसे ही ग्वाटेमाला का नाम हो जाएगा ग्वाट अमेरिका, और अल सल्वाडोर का नाम हो जाएगा अल अमेरिकाडोर, ऐसे ही कोस्टा रिका का नाम हो जाएगा कोस्टा अमेरिका। मतलब कुल मिलाकर के अमेरिका पूरी तरफ अपना विस्तार करते हुए देख रहा है। मैं आपको याद दिलाऊं कि कनाडा की भी इन्होंने कल चर्चा कर दी और कहा कि देखो ट्रंप भाई, ट्रूडो को समझाया कि देखो यार टैक्सेशन हमें लेने होते हैं और ऐसे में हमको आपको हटाना ही होगा। ये तो एलन मस्क ने आते ही डिक्लेयर कर दिया था कि ये आदमी ज्यादा दिन टिकेगा नहीं। ट्रंप की धमकी से ये भाई साहब पहले ही निकल लिए। इनसे पूछा कि क्या आप कनाडा पर भी फोर्स का उपयोग करेंगे? कल भाई इस आदमी ने बहुत मसाला दिया है, इंटरनेट को बहुत मसाला दिया। इनसे पत्रकार पूछ रहे हैं और ये सीरियसली कह रहे हैं नहीं फिलहाल फोर्स तो नहीं, क्योंकि कनाडा हमारा अच्छा दोस्त है। हां, मैं इकोनॉमिक फोर्स का उपयोग करूंगा कनाडा के ऊपर। और कनाडा को क्या करेंगे? बोले पूरा एक कर देंगे। आप सोचिए इस आदमी को 1%, आप और हम जब कभी पाकिस्तान या नेपाल वाले मैप के नाम पर कोई अपना छोटा सा क्षेत्र खुद के क्षेत्र में दिखा देते थे तो हमें कितना दुख होता था, हमें कितना ऐसा लगता था कि यार इनकी इतनी हिम्मत कि हमारे इस हिस्से को अपने हिस्से में दिखा दिया। ऐसे में आप सोचो कि कनाडा को तो ये सबज्यूम कर गया, गटक ही गया। कहां है कनाडा इस पूरे मैप में? जो कनाडा यहां हुआ करता था, डोनाल्ड ट्रंप ने बकायदा ट्वीट करके लिखा, ओ कनाडा, मतलब भाई तुमको खा गया।
कनाडा खत्म। अमेरिका का मैप ही सुधार दिया भाई इसने, तो कुछ और ही बना दिया। देखिए आप, कहां तो अमेरिका इस तरफ था, ऊपर कनाडा था, इसको कंज्यूम कर गया। और ये इसका कल का ट्वीट है, ओ कनाडा करके। जस्टिन ट्रूडो इसके ऊपर बयान दिए, कहे कि ये कोई स्नोबॉल चांस नहीं चल रहा है कि आप कनाडा को अपना हिस्सा बना लें। कल की, आज की बात है भाई साहब ये। आज ट्रूडो की नींद खुली, इसने कहा ये भाई ये कब हुआ, मैंने अभी प्रधानमंत्री का पद छोड़ा और ये तो हमको कब्जा कर लिया है। ऐसे में ही बोलता है कि दोनों ही तरफ की कम्युनिटीज और वर्कर्स जो हैं कंट्री के, वो एक दूसरे से बेनिफिट मिलते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो भाई साहब एलन मस्क इसका मजाक और बुरा बना दिए, कहे कि प्यारी कन्या, यू आर नॉट द गवर्नर ऑफ कनाडा एनीमोर, सो डजंट मैटर व्हाट यू से, इसलिए फर्क नहीं पड़ता कि तुम क्या कहते हो। मतलब आप सोचो यार, ये ट्रुथ पर मजे लेना शुरू करता है। मजे नहीं यार, प्रेसिडेंट इलेक्ट है भाई, ये मजे लेना शुरू करता है, मजे लेना शुरू करता है, ये कुछ बोलता है, इसकी ये ह्यूमिलिएशन कर देता है भाई एलन मस्क। इसको कन्या बना दिया, गर्ल्स, ये गर्ल, यू आर नॉट द गवर्नर ऑफ कनाडा एनीमोर, सो डजंट मैटर व्हाट यू से। और तो और भाई एलन मस्क ने आज एक ट्वीट करके इसकी तो बेइज्जती ही कर डाली, इसका चेहरा पिटा सा बना करके, और ऊपर से ये भाई साहब वायलिन बजा रहे हैं और यहां पर इसको रोता सा दिखा रहे हैं। जब ये अपना इस्तीफा दिया तो इस्तीफा पे इसका जो चेहरा आप देख रहे हो, ट्रंप वायलिन बजा रहे हैं, चेहरा इस दरिद्र का ऐसा देखकर लग रहा है बहुत मारा गया है कमरे में ले जाकर। बस ये बोल नहीं रहा है कि हमें बहुत कूटा है। भाई इन दोनों ने मिलकर के हमारी हालत खराब कर दी है, लेकिन कोई बात नहीं साहब, इसकी भी अखंड बेइज्जती हो गई। ऐसे में कनाडा के अंदर जो विपक्ष के नेता हैं, कंजर्वेटिव पार्टी के जो लीडर हैं, पियरे पॉलिवेयर, जिनका इस अगली बार इलेक्शन अगर होंगे तो इनका प्रधानमंत्री बनना कनाडा में तय माना जा रहा है। इनने कहा कि हमारे यहां पर इस तरह का एक आदमी प्रधानमंत्री था जिसके चलते अमेरिका हमें अपना हिस्सा बना लिया। हम अगर प्रधानमंत्री बने तो कनाडा कभी भी अमेरिका का 51वां स्टेट नहीं बनेगा। और इन्होंने बकायदा यह बात कही कि भाई हम वो देश हैं जो अमेरिका को बहुत लाभ पहुंचाते हैं। किस मायने में? हम उन्हें सस्ता तेल देते हैं, बढ़िया हाई क्वालिटी रिलायबल एनर्जी उनको कम दामों पर देते हैं, अमेरिकन गुड्स को हम खरीदते हैं, दोनों के बीच बड़ा व्यापार है। और केवल इस तरह से नहीं, इन्होंने बकायदा कहा कि जब अमेरिका ने अलकायदा से झगड़ा किया था तो हम अपनी सेना भेजे थे झगड़ा करने के लिए। इन्होंने कहा कि रिलायबल एनर्जी का सोर्स अगर अमेरिका के लिए कोई है तो वो हम हैं। ऐसे में एक सरकार ऐसी आई जिसने हमारी इतनी इंसल्ट करा दी। कनाडा वालों, हम कनाडा को ग्रेट बनाएंगे, हम तुम्हारे ऊपर कब्जा नहीं होने देंगे। कनाडा में बैठे हुए बहुत सारे माइग्रेंट कह रहे होंगे, अरे यार हो जान दो ना यार, अमेरिका का हिस्सा हो जाएंगे, उसके लिए इतनी दिन से गधे बने हैं, डंकी रूट से आए हैं लोग, हमको छेड़ रहे हैं और तुम हमको अमेरिका का हिस्सा नहीं होने दे रहे हो। कहीं ऐसा ना हो कि इसको चुनाव से हरवा दें और लिबरल्स को फिर जिता दें कि ज्यादा अच्छा यही था भाई, अच्छा था कि यही लोग आते, यानी कि ट्रंप ट्रूडो वाले आते, कम से कम अमेरिका कब्जा मार लिया होता। खैर एनीवे, कुल मिलाकर कनाडा का इस समय अस्तित्व संकट में है और ये भाई साहब रोज कुछ ऐसा छोड़ दे रहे हैं बयान, जिसके चलते ट्रूडो ने तो इस्तीफा दे ही दिया है। ग्रीनलैंड पर इनके सुपुत्र पहुंच गए हैं। मुझे तो लग ऐसा रहा है जिस दिन ये अपना प्रेसिडेंट पत्र शपथ लेगा 20 तारीख को, उस समय पर ये भाई साहब अनाउंस ही ना कर दें ग्रीनलैंड आज से हमारा हुआ, डेनमार्क बस पुपड़ी बजाता रह गया कि अब हमारा क्या होगा। खैर कोई बात नहीं साहब, जैसा भी होगा आपके सामने तो जानकारी आ ही जाएंगी। देखो भाई, बात ऐसी है कि मैंने आप लोगों को ना इतनी सी देर में पूरी दुनिया की जानकारी दे दी। 33,000 से ज्यादा लोग इस समय लाइव हैं, लाइक मात्र 600 हैं। देखो ये तो कम से कम आप इसकी शान में तो गुस्ताखी में मत करो। और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, उसका मैं आपसे कोई खर्चा पानी भाई साहब, आपका खर्चा नहीं होता है। फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगता है क्लिक दबाने के अंदर, अगर आप क्लिक दबाएंगे तो चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा। भविष्य में ऐसे और न्यूज आप तक पहुंचती रहेंगी, ठीक है। इन भाई साहब का काम पूरी तरह जारी है। इसके बाद जो मुझे सबसे जबरदस्त मीम लगे वो ये दो थे। नंबर एक मीम था जिसमें कि हमारे देश के वफ्द बोर्ड ने डोनाल्ड ट्रंप से कहा है कि भाई साहब हमारा मेंबर बन जाओ, आपके पूरे लक्षण हमारे वफ्द बोर्ड वाले हैं। तो एक तो ये जबरदस्त मीम लगा और दूसरा हमें ये लगा जिसमें इतना ही काफी है, ये तो सब ठीक है, मेरा क्या होगा, क्योंकि ट्रंप का ध्यान अभी पड़ोस में है। जिस दिन इन पर फेरी फिर गई, इनका क्या होगा आप बताइएगा, इनका क्या होगा। फिलहाल के लिए इतना ही, बाकी मेरा क्या होगा उसका ध्यान आप इससे रख लीजिएगा, अगर कुछ सहयोग करना चाहो तो। बाकी कोई बात नहीं,
पढ़ने लिखने वाले लोग कोर्स खरीदें। उनके लिए हमने बहुत ही शानदार कोर्स भारतीय संविधान का उपलब्ध कराया हुआ है, मेरा अपना रिकॉर्डेड है, यूज करें इसका। स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखने वाले, बकायदा स्कैंडलिस्टिक पैटर्न या टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस सीखने वाले लोगों के लिए बेहतरीन कोर्स बातें बाजार की एप्लीकेशन पर है, पूरी 1 साल की वैधता के साथ हिंदी के अंदर कोर्स है। बढ़िया जाकर के आप इसे सुने, पढ़ें, जो भी आप उपयोग में ले, निश्चित ही आप बहुत अच्छे से ट्रेड करना सीख जाएंगे। बातें बाजार की एप्लीकेशन पर है, मेरे रिकॉर्डेड बैच अपनी पाठशाला एप्लीकेशन पर है, आरएस का रिकॉर्डेड बैच और जीएस फाउंडेशन के हैंड रिटन नोट्स